नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। निकाय चुनाव आ चुका है और बैठकों का दौर ले आया है। दरअसल नामांकन भरने की आखिरी तारीख भी बहुत दूर नहीं है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है। इस बीच हर दल अपनी अपनी बैठकें कर रहा है। 3 तस्वीरों में आपको दिखाते हैं जो बैठकें इस वक्त चल रही हैं। वो बताते हैं किस तरीके से चुनाव को लेकर गंभीरता दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी की बैठक, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो को लेकर बैठक हुई है, उसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी आज निकाय चुनाव को लेकर बैठक की है और लगभग ये साफ किया है कि वो सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां पर उनकी विचारधारा के समर्थित लोग होंगे वो वैसे चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो की बैठक, बाकी दल भी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ईवीएम को लेकर एक रार छिड़ गई है। दरअसल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास जाकर यह कहा कि चुनाव ईवीएम से होने चाहिए। बीजेपी की ओर से जो मंत्री हैं उनके भी बयान सामने आए। हाई कोर्ट में याचिका जो दाखिल की गई थी वो फिलहाल खारिज हो गई है। इंडियन नेशनल लोकदल का भी इस पर बयान आया है। किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव आयोग को हमारी बात माननी चाहिए थी। हमने कहा था कि लगातार पूरे देश के अंदर ईवीएम को लेकर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं और 18 हमारे जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे 2024 में विधानसभा में, उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ईवीएम को लेकर रिट पिटीशन भी डाली हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी रिट पिटीशन डाली हुई है। तो इसलिए लोगों का विश्वास चुनाव आयोग पे बना रहे और एक्ट में प्रोविजन भी है कि आप बेल्ट से या ईवीएम से करा सकते हो, तो आप इसको ईवीएम से कराओ। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। चुनाव के बाद में बहाना क्या बनाए, इसलिए इन्होंने चुनाव आयोग से मिली है। चुनाव के बाद में जब इनके कैंडिडेट सारे हारने हैं और वो ये कहेंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ईवीएम की वजह से कांग्रेस की हार हुई है, इसलिए इस तरीके के ये कार्य करने का काम कर रहे हैं। देखिए, खराबी ईवीएम में नहीं है। खराबी जो इन्होंने 10 साल तक राज किया, 10 साल तक जिस तरीके से इन्होंने प्रदेश के वो लूटने का काम किया, हर वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया, युवाओं की नौकरियां बेचने का काम किया और इनके जो क्रियाकलापों को प्रदेश की जनता को आज भी याद है और इसलिए इनको नकार दिया है। इसलिए कोई बहाना ढूंढने के लिए चुनाव आयोग से ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने के लिए मिल रहे हैं। कांग्रेस जो है दो तरह की नीति अपना करके आगे काम कर रही है। जब इनकी हिमाचल में सरकार बनी तब इन्होंने ये नहीं कहा था कि ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ी है, तब तो सब कुछ ठीक था। और यहाँ जो हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने बी टीम के रूप में बीजेपी के काम करके जहाँ बीजेपी की सरकार बनाई और लोगों की तरफ से जो कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लेकर के कोसना शुरू किया कि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिलकर के भाजपा को सत्ता में लेकर के आई है, तब ईवीएम में ठीकरा फोड़ दिया। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर विदु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। योगेश शाह कांग्रेस से हमारे साथ है। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप तीनों का स्वागत है। योगेश भाई, आपने ईवीएम की मांग की, चलिए बीजेपी ने तो उसका विरोध किया ही किया। एक और विपक्षी दल है इंडियन नेशनल लोकदल, वो भी आपके समर्थन में नहीं है, वो भी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप ठीकरा फोड़ते हैं ईवीएम पर। देखिए वरुण जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। राम राम। जहां तक देखिए ईवीएम का सवाल है, अगर कहीं भी डाउटफुल में ईवीएम की स्थिति आती है और हमारा डेलीगेशन भी मिलके ये डिमांड कर चुका है कि उत्तराखंड में भी बैलेट पेपर पे चुनाव हुए हैं, वहां तो खुद भाजपा की सरकार है। तो अगर कहीं इस तरह की बात आती है तो उसमें हर्ज क्या है? अगर सवाल उठते हैं तो उसका समाधान होना चाहिए। अब जहां तक देखिए आप इनेलो की बात कर रहे हो, इनेलो का जहां तक मैं समझता हूं, अभी मैं अभय चौटाला जी की बाइट सुन रहा था, जी। आप कभी देख लेना कोई भी इनेलो का प्रवक्ता हो या आज सरकार किसकी है प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष का काम होता है जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना।
परंतु उन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस पार्टी से और हुड्डा साहब से तो विशेष तौर पे रहती है। तो वो इसलिए उनका अपनी जगह ठीक है। अब देखिए रानिया सीट पे सर्वमित्र कंबोज जी ने सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर हुए कि जो रिकाउंटिंग 11 बूथों की है वो रिकाउंटिंग होनी चाहिए। रिकाउंटिंग का मतलब ये नहीं था कि चुनाव आयोग ने क्या किया, वो दिखाने लग गए जो रिकाउंटिंग में वीवीपैट का मिलान करवाना चाहिए था, परंतु वो ये करने लग गए कि मॉक ट्रायल वो करवाने लग गए, उसको रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भाजपा ने, अगर वो डाउटफुल में नहीं थे तो वो करने में उन्हें क्या ऐतराज था। तो अगर कहीं सवाल उठ रहे हैं, कहीं धुआं, कहीं आग होती है वहीं धुआं उठता है। तो जहां तक देखिए इनेलो या जेजेपी जितनी ये पार्टियां हैं वो ठीक है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं, जनता देख रही है। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की मैं काफी डिबेट में भी देखता था, वो बार बार ये सवाल उठाते थे कि कांग्रेस में गुटबाजी है, इनका संगठन नहीं है, उन्हें हमारी बहुत चिंता सताती है। मैं धन्यवाद करता हूं भाजपा का भी। तो आज देखिए जो नंबर 2 के नेता है अनिल विज जी, उन्होंने जब एक आवाज उठाई तो आप देखिए ये है भारतीय जनता पार्टी में, जब अपनी कोई एक कार्यकर्ता तो दूर एक नेता भी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, अपनी बात नहीं रख सकता, उसे ही नोटिस थमा दिया। अगर उन्होंने जायज बात उठाई कोई कमियों की तो उन्हें नोटिस दे दिया जाता है। गुटबाजी तो आज भारतीय जनता पार्टी की सड़कों पे आ गई है वरुण भाई, आप देखिए। उनका बाल मुकुंद और शर्मा फिर का भी नाम ये सुना है कहते हैं कि आपने? हमारे, योगेश भाई, हाँ जी, बाल मुकुंद शर्मा जी का नाम सुना आपने? मेरे संज्ञान में तो नहीं है जी। अच्छा, बाल मुकुंद अच्छा, बाल मुकुंद शर्मा जी को नोटिस तो क्या, सीधा बाहर ही कर दिया पार्टी से। उन्हें यह भी कह दिया कि आप बैठोगे देखिए नहीं किसी डिबेट में। देखिए वो अधिकृत प्रवक्ता नहीं थे, जी। उन्हें एक चैनल अपने सत्र पे इनवाइट कर रहा था, इसलिए नोटिस दिया गया था। वो तो बहुत चैनलों में लेकिन बहुत यहाँ महीनों से बैठ रहे तो थे। जो है उन्होंने एक दिन कह दिया कि जो हुड्डा नहीं नंबर 2 बनेंगे नेता है प्रतिपक्ष। जी, वो तो बहुत दिन से बहुत चैनलों पे बैठ रहे थे, लगातार बैठ रहे थे, तब कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने ये कह दिया कि हुड्डा नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेंगे, इसलिए उनकी छुट्टी हो गई। चलिए छोड़िए, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि नंबर 2 के सबसे सीनियर मोस्ट, मतलब सेकंड सीनियर मोस्ट नेता हैं, उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। वो एक विषय में उस पर आऊंगा। प्रोफेसर विदु रावल, आपके पास आता हूं, पहले इस बात को खत्म कर लूं। रजत पंजेटा, आप लोग तो हमेशा बीजेपी की साइड ही लेते हैं भाई, आप तो बीजेपी की तरफ से ही बोलते हैं। आपको तो बीजेपी पर सवाल नहीं उठाते, आपको तो कांग्रेस में खामी ढूंढने का शौक है। आपको तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे अटैक करना है, ये इनके प्रकारेण। देखिए, हम भी एक राजनीतिक दल हैं। हम ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सोच इनको अपनी ठीक रखनी पड़ेगी। ये जनता को भाजपा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये क्यों नहीं बताते कि हमने इनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इंडिया गठबंधन में हमने पहल करी थी, मगर ये क्यों नहीं बताते कि इनकी अपनी खामियों को छुपाते हैं। ये देखिए अपनी कितने चतुर अंदाज से अपनी खामियों को छुपाते हैं। आज से पहले कभी किसी को बी टीम बोलने की जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं इनको बताऊंगा कि ये बी टीम कैसे हैं, ये बी टीम नहीं, ए टीम कैसे हैं। जब पार्टी में खुद में दम नहीं होता ना, तब या तो ये मान लो, जब आप ये बात बोलते हो, किसी को बी टीम बोलते हो, कि आप अपने आप में सक्षम नहीं थे कभी भी भाजपा को हराने के लिए। आपने हरियाणा की जनता को लगातार गुमराह किया। आपने लोकसभा के चुनाव में भी भाजपा के साथ अंदरले खाने साठगांठ करके भाजपा को 5 लोकसभा की सीटें जितवाने में मदद करी। आप अंदर से भाजपा के, इनके हुड्डा जी जो है वो एजेंट है। ये इनकी वजह से आज ये लोग सत्ता में नहीं है। ये अपनी कमी नहीं बताएंगे कि अपनी, इन्होंने जो 6-7 केसेस में हुड्डा जी जमानत पे बाहर है, और उनका कितना प्यार श्री नरेंद्र जी मोदी के साथ है कि वो इतने लोगों की लाइन में सबसे पहले हुड्डा जी का ही नाम लेके, और हुड्डा साहब क्या हाल है, सब ठीक ठाक चल रहा है, और ऊपर से निमंत्रण भी दे दिया। पूछना तो बड़ी सामान्य सी बात है, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं, सभी लोग खड़े थे, निमंत्रण दे दिया। अरे उन्होंने कहा कि मिलो। इसे तो और ऑफ द किसको बोला रिकॉर्ड देखिए आप, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है भाई। नहीं, सामान्य जब बात हुड्डा साहब कैसे है? मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री थे ना।
अरे आप ये बात तब क्यों नहीं देखते कि जब वो G23 के नेताओं की जब गिनती आती है तो सबसे पहले हुड्डा आते हैं, गांधी विरोधी, गांधी प्रधान नहीं बनना चाहिए, गांधी विरोधी ग्रुप के अंदर सबसे पहले क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की भूमिका रहती है। आप उन बातों को मत भूलिए। और पहले भी हो चुका है ये, पहले भी कई दफा सोनिया गांधी जी और खड़गे जी देख रहे हैं, और मोदी जी का एक अलग ही जो स्नेह है वो उनके औरों के लिए क्यों नहीं प्रकट होता वो। लेकिन इनको, कांग्रेस के प्रवक्ता को ये मान लेना चाहिए, जब ये बार बार बी टीम बोलते हैं तब इन्हें मान लेना चाहिए, और ये जनता के सामने मान रहे कि अपने आप में कभी सक्षम थे ही नहीं, अपने दम पे ये भाजपा को सत्ता से बाहर करने में दम सक्षम नहीं थे, हरियाणा की जनता को गुमराह कर रहे थे और अंदरले खाने भाजपा की मदद कर रहे थे। ठीक, ये कभी मानते ही नहीं इस बात को। चलो पहला उत्तर तो ये ठीक नहीं, उसके बाद ये ऐसे तो बहुत सारे इंस्टेंस हैं, मैं इनको एक एक करके वो बता फिर दूं। मैं चुनाव पे आऊंगा ना, बात करते हैं, इलेक्शन पे बात करेंगे, एक बार तीनों को शामिल कर लूंगा। प्रोफेसर विधु रावल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रोफेसर रावल अगर जुड़े तो मुझे तुरंत बताइएगा भाई। तो मैं अपनी बात जी कंप्लीट करिए। हाँ, तो देखिए ये इनका अंदर से वो झलकता है कि आप हर पार्टी पहले क्या चुनाव लड़ती थी, आज से तो लड़ नहीं रहे। अब अगर इतना ही ये बी टीम वाली बात थी तो आप मेरे को इनका इतिहास उठा के देख लीजिए कांग्रेस वालों का, कि कब कब कांग्रेस की हालत जो है हरियाणा के अंदर क्या क्या इनका परफॉर्मेंस रहा है। ईवीएम के विरोध में आपको भी शामिल होना चाहिए ना रजत भाई, वो ये चाह रहे हैं आप भी शामिल हो उनके साथ। देखिए ईवीएम, जब प्रियंका गांधी चुनाव जीतती हैं तो ईवीएम ठीक है, राहुल गांधी जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, तो तब भी गलत है। हुड्डा जी जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है, दीपेंद्र हुड्डा जीतते हैं तब ईवीएम ठीक है। तो एक तरफ ईवीएम ठीक है, एक तरफ खराब है, ये कैसे, क्या बात हुई? ये दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं? पहले तो बोलिए कि हम सारे के सारे विधायक जो हैं वो अपने विधायक पद से इस्तीफा दे रहे हैं और हम चाहते हैं हमारा चुनाव ईवीएम से हो, वो तो सही प्रक्रिया है कि बाय इलेक्शन हो। आप विरोध करने के लिए इस्तीफा भी नहीं देते हो, ऊपर से आपको सिर्फ एक राह पकड़नी है, ये कहते हैं ना उंगली पकड़ के आपको एक बहाना चाहिए कि आप ईवीएम को दोषी करार दे सको। आज आप एक इलेक्शन करा लो, उसके बाद कांग्रेस हर इलेक्शन जो है वो बैलेट पे करने की मांग करेगी। बैलेट पे मांग करने के बाद अगर ये कहीं सत्ता में आ गए तो ये खुद ईवीएम को परमानेंट रखेंगे, कभी ईवीएम को नहीं हटाएंगे। चलिए ये जब अगर नहीं सुन पा रहे हैं प्रोफेसर विधु रावल, तो योगेश भाई मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा जब उत्तराखंड में हो सकता है बैलेट पेपर से निगम चुनाव, तो यहां क्यों नहीं? अब उत्तराखंड में बैलेट पेपर से निगम चुनाव हुआ, 11 में से 10 मेयर बीजेपी के बने। तो देखिए वरुण जी, पहले तो पार्टी का स्ट्रक्चर ठीक करना है ना आपने। उत्तराखंड में 11 में से 10 मेयर बैलेट पेपर से बीजेपी के बन गए। देखिए बेशक से बन जाए, हार जीत मैटर नहीं करती। जब किसी बात पे सवाल उठता है, प्रश्न उठता है, तो उसको देखिए विपक्ष की बात को भी सुनना चाहिए। पता कैसे देख रहा हूं, अगर उत्तराखंड में 20 दिन पहले तो हुए ना, बैलेट पेपर से हुए, 11 में से 10 मेयर बन गए बीजेपी के, एक में इंडिपेंडेंट बना, वहां भी कांग्रेस का नहीं बना। तो फिर ये जब भी ईवीएम पर आप सवाल उठाते हैं, मुझे लगता है आप अपनी पार्टी का जो स्ट्रक्चर में गड़बड़ आ गई उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, और उत्तराखंड में वो एक्सपोज हो गया कि बैलेट से हो रहा है तब भी हार रहे हैं, बटन से हो रहा है तब भी हार रहे हैं। देखिए वरुण जी, सवाल वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं, हार जीत का नहीं है। अब जैसे इनेलो के प्रवक्ता साथी ये बात बोल रहे थे कि हम हर जगह हिमाचल में जीत गए, हम ये कहां कह रहे हैं कि 90 की 90 सीटों पे धांधली हुई है। हमें तो जहां जहां क्लू मिले हैं और जो प्रूफ के साथ हमने रिट पेटिशन फाइल की है, जहां जहां मार्जिन कम होता है, अब जहां बिल्कुल एक तरफा जीत दिख रही है, अब हरियाणा में किलोई सीट है, नारनून थी, उकलाना थी, अब जहां बिल्कुल एक तरफा माहौल था वहां इतना आसान नहीं है धांधली करना। जहां वोटों की परसेंटेज महाराष्ट्र में बड़ी है, हरियाणा में आप बड़ी है। मैं विधु रावल के पास जाऊं, मुझे एक बात बताइए, जो उत्तराखंड में निकाय चुनाव हुए हैं वो ईमानदारी से हुए हैं? आपका परफॉर्मेंस खराब था, बीजेपी ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, वहां कोई गड़बड़ नहीं करी बीजेपी ने? देखिए जहां तक देखिए
मुझे लगता है बैलेट पेपर पे तो संभावना नहीं लगती कोई इस तरह की होगी। ठीक है, हम हमारी हार हुई, हम स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में हार जीत होना, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक ही पहलू है। मेरी एक बात मैं रिपीट करूंगा, उनका एक ही मोटिव है कि हमारी जीत होनी चाहिए, किसी तरह हो, हुक एंड कुक। अब आप एक उत्तराखंड बात में कैसे बताइए। हुई जीत, बाय हुक्का और बाय क्रुक, ये बताइए। देखिए वरुण जी, उत्तराखंड का मैं इतना एक्सप्लेन से नहीं बता सकता। इतना हमें आप लोगों मालूम ने है कि डिमांड वहां की है कि चुनाव फेयर हुआ उत्तराखंड है। की तर्ज पर मैं हरियाणा चुनाव में फेयर निकाय हुआ है। चुनाव बैलेट पेपर से हो। मैं कह रहा हूं वहां 11 में से 10 में आप हार गए। जो एक जीता वो भी इंडिपेंडेंट जीता, बीजेपी का बागी, वो भी कांग्रेस नहीं जीती। सारे मेयर नॉन कांग्रेसी बने। फर्क पड़ता है उस बात से, क्या फर्क पड़ता है जी? हार जीत का सवाल नहीं है। हमें हार भी स्वीकार है। अगर हार हमारी सही से हुई है, ठीक है, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी ठीक से है, हार हुई है, कोई गड़बड़ नहीं ठीक है। हुई। वो वाली हार अब देखिए, ट्रांसपेरेंसी की हार है। ये दिल्ली में है कि इस बार वाला जीरो वैल्यूबल है पिछली बार के जीरो के मुकाबले। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल भाई, मुझे बताएं क्या दिक्कत है आपको करवाने में? जब आप उत्तराखंड में हो सकते हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकते? सामने वाले की शंका दूर कर दीजिए भाई। वरुण जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जनता टीवी देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट हैं उनको नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज ठीक से आवाज आ रही है जी। देखिए, विधु रावल तो चुनाव नहीं करवाता ना। चुनाव करवाने के लिए तो एक स्वायत्त बॉडी है, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और वो चुनाव करवाता है। उसके चुनाव जब नतीजे अपने मन मुताबिक नहीं आते तो कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग बिलबिलाते हैं, और बिलबिलाने में हार की कुंठा कम है। अपने जो सर्वोच्च नेता हैं, जिनको ये मानकर बैठे हैं, जिनके जो जो इनके सब कुछ हैं, शहजादे हैं, राजकुमार हैं, जो क्राउन इन वेटिंग है इनके, उनको किस प्रकार से शील्ड किया जाए, वही केवल सब कुछ रहता है। बहाने नहीं तो जो ये सारी चीजें यहाँ कह रहे हैं ये सब सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं, और एज लेटेस्ट एज 26 नवंबर 2024, अब से 2 महीने पहले भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फाड़कर फेंक दी इनकी याचिका। और फाड़कर फेंकी तो पिछले साल में 40 अलग अलग याचिकाएं फेंकी। ये 26 नवंबर वाली याचिका तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब डबल बेंच ने जो है किस प्रकार, सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने किस प्रकार से इनकी धज्जियां उड़ाई हैं उस जजमेंट में, उसको पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे हमने धीरे धीरे डिबेट के अंदर एक कल्चर ले आए कि प्रवक्ता थोड़ा थोड़ा पढ़कर आने लग गए, अभी भी पूरा नहीं पढ़कर आते लेकिन अभी फिर भी पढ़ने लग गए। अभी हम चाहते हैं कि सभी लोग पढ़ना शुरू करें, पढ़ें और देखें कि कांग्रेस किस प्रकार से कोर्टों के अंदर पिटती है। ये सभी इलॉजिकल्स यहां पर दे रहे हैं। अभी उत्तराखंड से बात शुरू हुई थी और उत्तराखंड में बहुत अधिक नहीं बता पाए मेरे मित्र जो हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आपने उनसे पूछा, क्यों, फिर बोले जी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। तो इसका मतलब बिना जानकारी के आकर बैठना और कुछ भी कहना, यानी जो है मंगल ग्रह तक के कारकों को जो है दोषी साबित कर देना, जबकि असल में हार का कारण तो खुद है। बस यही खता मैं बार बार करता रहा, कालिक चेहरे पर लगी थी और आईना साफ करता रहा। किस प्रकार से मामला तो कांग्रेस के भीतर है और कांग्रेस पर जनता विश्वास नहीं करती और ना करने की कोई स्थिति लगती। तभी तो जीरोज ऑफ हैट्रिक्स ऑफ जीरो, और एक नहीं दो, टेस्ट मैच में भी जीरो और ओडीआई क्रिकेट में भी जीरो, T20 क्रिकेट में भी जीरो। लगातार 2014 से देश की राजधानी दिल्ली के अंदर ये किस प्रकार जीरो ड्रॉ कर रहे हैं। अब उसकी हताशा है, उसको एड्रेस करने की बजाय ये ईवीएम पर दोष देते हैं। खैर, इनके लिए मैं जब आपके शो पर आ रहा था तो कुछ लाइनें, पंक्तियां जो हैं वो मन में आई, मैंने लिख डाली। मैं आपको भी ये शौक हो गया क्या शुरू? देखिए, क्या है कि कांग्रेस की जो हालात हैं वो हालात बड़े दिलचस्प हैं। कांग्रेस वाले जो हैं बहुत बुरी हालत में हैं, और इनकी हालत, इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि जब जीते तो ईवीएम करे जय जयकारे, जब जीते तो ईवीएम के करे जय जयकारे, जब हारे तो ईवीएम को कोसेंगे सारे। 91 चुनाव, पहले 90 थे, कल ये जो परसों चुनाव के नतीजे आए दिल्ली वाले, उसके बाद 91 हो गए। 91 चुनाव हारे, फिर भी राहुल बाबा के सहारे, परिवार बचाने के चक्कर में संवैधानिक संस्थाओं के ये हैं हत्यारे। वायनाड में ठीक, कश्मीर में रॉकिंग, झारखंड में परफेक्ट है ईवीएम, ऐसा बता रहे। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली
में ईवीएम गड़बड़ है प्यारे, सब मिलाकर राहुल को बचा रहे, ईवीएम क्या दोष कोई तो समझा रहे। इनके अपने जो सहयोगी हैं वरुण जी, एक के बाद एक सहयोगी इनके ऐसा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है। और रजत को ऑडियो नहीं आ रहा है, एक बार चेक कराइए जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। आप देखिए कश्मीर के अंदर जो इनके जो जम्मू कश्मीर में इनके सहयोगी हैं उमर अब्दुल्ला, वो लगातार कह रहे हैं भाई ईवीएम पर रोना बंद करो, ईवीएम पर रोना बंद करो। खुद इनकी पार्टी के नेता कीर्ति चिदम्बरम से लेकर पी चिदम्बरम तक कह चुके हैं ईवीएम के खिलाफ हमारे पास कुछ भी नहीं है। किस प्रकार से इनके सहयोगी हरियाणा के अंदर भी कभी रहने का प्रयास करते रहे इंडी गठबंधन में, उनके प्रवक्ता भी आप सुन चुके हैं ईवीएम के बारे में वो क्या रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो सबसे कम मार्जिन से हरियाणा में चुनाव हारे वो वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह कह चुके हैं ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं थी भाई। लेकिन किस प्रकार से राहुल बाबा को बचाने के लिए और राहुल बाबा के फिसड्डीपन को उन पर कोई सवाल ना खड़ा करे कि वो चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर लोगों का विश्वास नहीं रहा, इसलिए बेचारी ईवीएम को कटघरे में खड़ा करते हैं। आपने बखूबी बताया कि चुनाव चाहे ईवीएम से हो चाहे बैलेट से हो, कांग्रेस तो बुरी तरह हारती है। और जब इसके खिलाफ खड़ी होती है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर भी पिछले साल भर में 40 याचिकाएं खारिज हुई है वरुण जी, एक साल में ईवीएम को लेकर। तो जाकर ईवीएम या तो इलेक्शन कमीशन को समझाओ या सुप्रीम कोर्ट को समझाओ भाई। यहाँ पर आकर डिबेट जो है, डिबेट का डिस्कोर्स मत चेंज करो। डिबेट का डिस्कोर्स ये होना चाहिए वरुण जी, डिबेट का डिस्कोर्स ये होना चाहिए कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी पर कोई एक व्यक्ति भी विश्वास करता है कि उनको वोट देकर जो है सार्थक रहेगी वोट? क्या हरियाणा के विकास को लेकर, हरियाणा की डेवलपमेंट को लेकर कांग्रेस पर कोई विश्वास करता नहीं करता? तो इसलिए वो विमर्श बदलकर ईवीएम पर विमर्श ले जाना, ताकि असल मुद्दा जो है वो जनता से हट जाए। कौन वोट खराब करेगा वरुण जी? कौन वोट खराब करेगा कांग्रेस को वोट देकर? और जब ईवीएम, मैं खत्म करता हूं ये कहते हुए कि अभी जो ताजा एक दो घटनाएं हैं जो जहां बैलेट से हुई वो भी कौन सी इनके पक्ष में गई हैं। अभी ताजा जो है चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव फिर से हुआ था, पिछले साल भी हुआ था, उसके बाद एक ओवर द रीच जजमेंट आई थी, उसके बाद इस साल फिर हुआ चुनाव। तो क्या तो चलिए मैं आपके पास की कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लड़ रही थी वो पार्टी यहाँ साथ जो चंडीगढ़ में इकट्ठे बैठकर बैलेट पर वोट भी कर रहे थे। तो क्या उन पर? ठीक है प्रोफेसर, समझ गए आपकी बात आ गई हमारे पास। योगेश जी, अब मुझे लगता है आप लोगों को जोर लगाना चाहिए चुनावी तैयारी, मतलब संगठन, उस तरह की मेहनत पर ज्यादा जोर लगाना चाहिए अब आपको इस विषय पे, क्योंकि आज हाई कोर्ट में भी मामला खारिज हो गया है। एक तो वरुण जी एक बात मैं स्वीकार करता हूं कि प्रोफेसर विदु राहुल जी इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, वो बड़े विद्वान हैं, जैसे इन्होंने बताया कि हमें जानकारी नहीं होती। तो अगर वो कोई ट्यूशन पढ़ाते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो उनसे हम ट्रेनिंग ले लेंगे। और देखिए जहां तक सवाल मेरे जहन में एक और आता है कई बार, अभी मैं इनकी प्रवचन सुन रहा था, अब मुझे एक अंदेशा ये है, अभी तो 10 साल से देश में बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाया माननीय मोदी जी ने, और अब भी हमारे अमेरिका से इतने छात्र आए, बड़े उसका गर्मजोशी से स्वागत किया, इंडिया में बेरोजगार छात्र युवा गए हुए थे। अगर मान लो देर सवेर कभी मोदी जी अगर प्रधानमंत्री, क्योंकि इनके नियम सबके लिए एक समान है इनकी पार्टी में, क्योंकि 75 प्लस के बाद इनकी पार्टी में रिटायरमेंट होती है, अब फिर देश कैसे चल पाएगा वरुण भाई? ये मुझे चिंता सता रही है, क्योंकि आज तो देश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है सारा मोदी जी की देन है, भाजपा की देन नहीं है, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं। भाजपा कोई ऐसी पार्टी भी नहीं है कि उनमें लीडरशिप हो, लेकिन मुझे देश की चिंता सता रही है जी। एक तो मेरा ये जहन में एक सवाल है, अब चुनाव की चिंता पे आइए जी। अब दूसरी बात देखिए, अभी जो बात रख रहे थे, बिल्कुल मेयर का चुनाव चंडीगढ़ में पूरे देश ने देखा था किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन करके उस मामले को, हाँ, तो उसके बाद तो आपको बिल्कुल बैलेट पेपर की मांग नहीं करनी चाहिए, उसको देखने के बाद तो बैलेट पेपर की मांग होनी नहीं चाहिए।
नहीं, वो बैलेट पेपर में भी जो वीडियो आई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पूरे मामले में इंटरवन किया, और आप देखिए किस तरह से वो एक जीते हुए उम्मीदवार को इनके जो ये कहते हैं कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ईडी है, सीबीआई है। अगर इंडिपेंडेंट बॉडी होती, हम मान लें चुनाव आयोग, तो जैसे ही हाई कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया था कि हम 30 जनवरी तक चुनाव करवा लेंगे, ये भाजपा की सरकार ने दिया था और चुनाव आयोग ने दिया था, परंतु जैसे ही दिल्ली के चुनाव संपन्न हुए, जस्ट उसके बाद चुनाव आयोग की घोषणा कर दी। दिल्ली के चुनाव से और हरियाणा के एमसीडी इलेक्शंस का क्या कनेक्शन था? उसका कनेक्शन ये था कि पूरा प्रदेश जो है, इनके मंत्री है, जनता की कमाई का पैसा, और वहां दिल्ली में 1 महीने से डेरा डाले बैठे थे, सारा काम छोड़ के प्रदेश का, वो कनेक्शन था। तो ये जो चुनाव आयोग की जो है, और अब भी आप देखिए पानीपत का चुनाव 9 तारीख को वोटिंग होगी और 2 तारीख को ये वोटिंग हो रही है। वो वोटिंग एक साथ क्यों नहीं करवाई जा रही? 10 दिन बाद नतीजे आएंगे। तो ये जो चुनाव आयोग है, जैसे मतलब आप बोर्ड, ये योगेश भाई इतनी सारी बात आपने कर दी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये चुनाव प्रभावित होगा, प्रभावित होने की पूरी आशंका है। कुल मिला के ये बताइए, यस या नो, ये है ना आपका लब्बुलबाब, ये है जी। ये तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे माहौल में भी ठीक है पहली रजत बार भाई, सिंबल पे ये चुनाव स्पष्ट लड़ रही है कि ये चुनाव देखिए प्रभावित भारती- होगा। चुनाव की तारीख, चुनाव की टाइमिंग, रिजल्ट का टाइम, और ये ईवीएम से चुनाव करवाना और दिल्ली के चुनाव के बाद करवाना, ये स्पष्ट है कि ये चुनाव प्रभावित होगा। बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, लेकिन हमारी एक फिर मिनट, भी पूरी तैयारी है। रजत जी, देखिए देखिए अपनी बोलो। नाकामियां छुपाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठीकरा तो फोड़ना है। आपने उत्तराखंड का सीधा सीधा उदाहरण दिया कि वहां बैलेट से चुनाव हुआ, तो वहां क्या उखाड़ लिया इन्होंने? 15 दिन पहले हुआ। तो हाँ, वही तो कह रहा हूं आपको। दिल्ली में जो इनकी भूमिका रही है ना, दिल्ली में तो ये वोट काटू क्या, ये एक भी विधायक नहीं आ पाया इनका। ये वोट काटू थे, अब ये वोट काटू ही बन के परमानेंट लेबल लग जाएगा इनके ऊपर। जो इनकी परफॉर्मेंस दिल्ली में रही है, ऐसे धीरे धीरे करके हर एक 67 राज्य की में, जमानत जब्त है दिल्ली में, 67। मैं वही कह रहा हूं, आगे आगे यही हाल रहेगा। ये सिर्फ वोट काटू पार्टी बन के रह जाएगी। इन्होंने अपने आप सत्यानाश किया इंडिया गठबंधन का भी। मुझे तो कई बार ये लगता है कि क्या पता, अब मैं नाम लूंगा तो कई बात दूर तक चली जाएगी, तो वो थोड़ा कि ये ऊपर तक ही कॉम्प्रोमाइज है इनका, तो टॉप लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज है इनकी। ये तो पता नहीं कि क्या, ये थोड़ा ज्यादा कर गए आप। नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, मैं एक तो नाम नहीं लेना चाहता था, आपको पता है मैं नाम नहीं लिया करता। राजनीति के अंदर कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कुछ बातें आई हैं हमारे पास भी, लेकिन कोई ऐसा है कि तथ्यों के बिना पूरी बात नहीं टीवी पे करनी चाहिए। बिल्कुल। आप एक बात बताओ, कौन ऐसा व्यक्ति होगा लोकसभा में, देख रहे हैं सरेआम कि 5 सीटें भाजपा की झोली में चली गई, उसके बाद भी कहते हैं हम सक्षम है, सक्षम है, सक्षम है। इनको पता था कि एक जो काम करने जा रहे हैं उससे हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, मगर फिर भी इन्होंने वही काम किया। ऐसे ही दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए, दिल्ली के अंदर इनको पता था, बाद में चुनाव दे, खुद दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं यमुनानगर के अंदर कि इंडिया गठबंधन अगर मिलकर लड़ता तो भाजपा में आती। अरे किसने रोक रखा था आपको? हरियाणा में किसने रोक रखा था आपको? अरे आप खुद लेके आ रही हो भाजपा को सत्ता के अंदर, क्यों हरियाणा की जनता को क्या कर रहे हो? पूरा आपको डिबेट्स में कहता रहा भाजपा को हरियाणा आसान नहीं है, बल्कि विदु रावल जी ने 1-2 डिबेट्स में यह भी कहा कि आप मानते हैं कि भाजपा इतनी ताकतवर है। मैंने कहा हाँ, इसमें क्या दो राय है? मैंने तो इस बहुत डिबेट में कहा है कि सबको एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। कौन है वो जो नहीं लड़ना चाहता था? वो है असली ए टीम, वो असली मास्टरमाइंड है। दूसरों को तो ये भानी है, ईवीएम है, वो बी टीम है, ये है, फलाना है, ढमकाना है। हमको आज किससे थोड़ी ना राजनीति के अंदर है। आप ये देखिए, बहुत लंबे समय से राजनीति के अंदर है, और कांग्रेस को हमने धूल चटाने का काम किया है। 77 के अंदर मात्र 3 सीट थी, तब कौन सी ईवीएम थी, बैलेट से होता था। मात्र 3 सीट कांग्रेस पे रख दिया था हमने। 87 के अंदर मात्र 5 सीट, 96 के अंदर मात्र 9 सीट, 2014 में भी इनकी 13 सीट पे ही सिमटे हुए थे। तो आप ये बताइए तब कौन सी?
बीच में बैलेट भी आ गया, ईवीएम भी आ गई। तो कांग्रेस को आज अपना क्या देखना हालत क्या है जी, चाहिए। वो भी बता इनकी दीजिए नीतियां, रजत जी। ये पता है कैसे लोग हैं, मैं आज आपको बताता बता हूँ। दीजिए ये थोड़ा आपके नेता योगेश के जी क्या आपको हालात हुए हैं। इतिहास से अवगत कराते हैं। आप लोगों ने 1987 26 जनवरी के दिन आपने बिना किसी शर्त आपने चंडीगढ़ को सौंप दिया था। अगर स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी विरोध ना करते ना, बिना कोई कुछ लिए, बिना कोई शर्त, बिना कोई आपको पंजाब के हिंदी भाषी जो गांव थे वो लिए या कोई एरिया लिया हो, आपने तो सौंप दिया था, सरेंडर कर दिया था। ये लीजिए, गिफ्ट में दे रहे हैं हम आपको। आपके तो हरियाणा के लिए कभी स्नेह प्यार रहा ही नहीं। आपने एसवाईएल के ऊपर 10 साल तक बैठे रहे, आप प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे भेज दिया आपने। आप मुद्दा बताइए आपने कौन सा किया? जाते जाते गेस्ट टीचर वाला उलझा गए आप। गोलियां आपने पूरे गेस्ट टीचर पे चलवाई। आपको पता है रोहतक में क्या हुआ था? मैयड़ में आपने एक सुनील शुरान नाम के छोटे से बच्चे की को गोलियां मार छाती में, उसको बेचारे को मार दिया। कहीं हीरो होंडा कांड है, कोई मारुति कांड है। आपको मिर्चपुर का नहीं भूलना चाहिए, गोहाना का नहीं भूलना चाहिए। आपके तो हरियाणा की कोई फेवर में कोई काम किया नहीं। ऊपर से जमीनें सारी बेच दी भूपेंद्र हुड्डा ने। किसानों की सोना उगलने वाली जमीनों को आपने बिल्डरों को पौने पौने दाम पे बेच दिया। तो आपको देखना चाहिए आपके अंदर ऐसा क्या गुण है कि आप उम्मीदें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हो, हमारे को वोट करो, हमें को उस पे हमें सपोर्ट करो। अरे विधायक आए हैं, सबसे बड़ा विपक्ष है, कैसी बात कर रहे हैं आप? वोट तो किया लोगों ने। 39% वोट क्यों आए हैं? प्रदेश की जनता का जनादेश मिला है। और ये आपकी तरह नहीं, आपकी तरह जनता को पता था ये भाजपा के साथ मिलकर राजनीति करते हैं। राज्यसभा में आप वोट देते हो, आप पे कैसे विश्वास करेगा कोई? जनता को सुनना चाहिए, आपका कितना ज्ञान है। सुनो मेरी बात। सारे इलेक्शन में आपको पता है लोकसभा से शुरू हुए थे। भाजपा को टारगेट नहीं कर रहे, आईएनएलडी को टारगेट कर रहे हैं वोट कि कहीं ना कहीं कुछ आईएनएलडी से हमें कुछ मदद मिल जाए, आईएनएलडी का वोट शेयर मिल जाए भाजपा को हराने के लिए। मतलब अपने आप में सक्षम ही नहीं है, हार मान चुके हैं। और यही उसका परिणाम यही हुआ कि 5 सीटें झोली में डाल दी। उसके बाद भी हम सक्षम है सरकार बनाएंगे। कहां बनाई सरकार? विपक्ष में। प्रोफेसर बिजलावल, ठीक है, तो हमारी वोट तो इन्होंने पूरी हमारी वोट तो हमें तो क्यों वोट नहीं पड़ी? पूरा इलेक्शन इन्होंने गिड़गिड़ा के भीख मांग के, अरे एनएलडी को वोट ना दो, कुछ एनएलडी का वोट आ जाए ताकि भाजपा को हराने में मदद हो जाए। ऐसे इलेक्शन लड़ा जाता है। अपने आप को ये कहते हैं इतना बड़ा दल है। चलिए ठीक है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि अरे नहीं चीड़े, अब छोड़ दीजिए। विधानसभा चुनाव पीछे छूट गया, 100 दिन से ऊपर हो गए। प्रोफेसर बिजूरावल, ये स्पष्ट है कि ये चुनाव प्रभावित होगा। चुनाव की तारीख से लेकर के जो तमाम चीजें तय की गई हैं, वोटिंग प्रक्रिया तक, ईवीएम तक, उससे कांग्रेस को ऐसा लग रहा है या योगेश सिहाग साहब को ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव प्रभावित होगा। वरुण जी, देखिए, ये नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं बार बार प्रिडिक्ट करता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में हिम्मत नहीं है अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की। निकाय चुनावों से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे ही चुनाव आता है लास्ट दिन भाग जाते हैं चुनाव से। और मुझे अब भी नहीं लगता कि ये चुनाव लड़ने वाले हैं। ये केवल जो है पटकथा लिख रहे हैं, केवल बहाने गढ़ रहे हैं कि किस प्रकार हो। आप ध्यान कीजिए कि दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुआ अभी विधानसभा का, उससे पहले भी इस प्रकार के क्या नैरेटिव सुन रहे थे आप कि 1,10,000 की नई दिल्ली विधानसभा में 40,000 वोट जो है बदल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन लगातार स्पष्टीकरण देता रहा। इलेक्शन कमीशन का काम केवल इतना कर दिया कि वो सफाई, ये एक नया आरोप हर दिन उठकर लगा दे और इलेक्शन कमीशन उसकी सफाई देता रहे। लेकिन जब चुनाव हार गए और वेल एंड ट्रूली हार गए, तो इनकी तो कांग्रेस पार्टी की तो 0 सीट आई, लेकिन जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रही थी आम आदमी पार्टी, उसने भी रियलाइज किया कि जनता भी इन बातों को पसंद नहीं करती है। आप जब चुनाव शुरू होने से पहले इस प्रकार की बैड नॉइजेस मनाते हैं, तो आप एक तरह से मान रहे हैं कि आप भाजपा से नहीं लड़ सकते आप चुनाव। आप इतनी बुरी कंडीशन में हैं कि भाजपा के अलावा जनता आपको वोट नहीं देने वाली, भाजपा को नहीं छोड़ने वाली, और इसलिए आप पहले से ही बहाने गढ़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। बाद में देखा कि अरविंद केजरीवाल के भी आपने बदलते स्वर देखे। शायद उन्होंने रियलाइज किया होगा कि भाई ये पैंतरे चलने वाले नहीं हैं। अब हमें जो है, क्या जो हर रोज इलेक्शन कमीशन से 10 सवाल किया करते थे,
क्या पिछले 3 दिनों से केजरीवाल या उसकी पार्टी ने कोई सवाल खड़ा किया ईवीएम पर, वोटिंग लिस्ट पर या किसी और पर? नहीं, वो तो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी बात क्या है कि एक, मैं वैसे व्यक्तिगत कभी नहीं करता हूं डिबेट को, ये साथी हैं, पता नहीं क्यों जहर रखते हैं मेरे प्रति, मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने ट्यूशन पढ़ने की बात कही तो मैं इनको ये जरूर बताना चाहता हूं कि मेरी क्लास में आने के लिए जब मैं बता दीजिए प्रोफेसर, आप प्रोफेसर कैसे हो? बीच में मुझे इसका जवाब दे दीजिए बस। बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ। प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता होती है? चुप तो होना ना, और मुझे बस ये जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप इतने विद्वान हो। बोला था क्या? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ। मैं तो आप इतने, आप, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो। वरुण जी, ये लगातार एक सेकंड बोल। अच्छा योगेश जी, ये कंप्लीट करेंगे फिर पूछ लेता हूं, जल्दी से, टाइम भी होता जा रहा है बस। वरुण जी, जब तक ऑथेंटिक सबूत, एविडेंस ना हो, प्रोफेसर के लिए क्या योग्यता होती है? आपका इतना बड़ा चैनल है, मैं समझता हूँ। 1 मिनट वो बता रहे हैं, सुन लीजिए ना जी। देखिए, ये इन्होंने ठीक कहा कि ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और इसी कारण से मेरी ट्यूशन या मेरी क्लास में नहीं आ पाते। मैं ट्यूशन तो नहीं लेता हूं कभी भी, लेकिन क्योंकि मेरी क्लास में आने के लिए जो है एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, वो एंट्रेंस टेस्ट नहीं क्लियर कर पा रहे। पहले हमने एक बार इनको पहले बिठाया था, अपने साथ पढ़ाया था, लेकिन वही पढ़ाई आज तक इनके काम नहीं आ रही है। अब कांग्रेस पार्टी में जाकर इन्होंने वो पढ़ाई भूल चुके हैं सारी की सारी, तो अभी आगे कोई इनका चांस नहीं है मेरी क्लास में प्रोफेसर का पूछा अभी दुरावल जी, जवाब देना पड़ेगा। कीजिए, फिर आप या आपके चैनल से भी रिक्वेस्ट करता हूं, इनके नाम के साथ प्रोफेसर गलत लिखा जा रहा है। ये प्रोफेसर नहीं है, ये नकली है, ये नकली प्रोफेसर है। मैं ये दावे से कह सकता हूं। व्यक्तिगत डिबेट क्यों बना दिया आपने? मेरे पास अच्छी डिबेट चल रही थी, है। व्यक्तिगत डिबेट क्यों बना रहे हैं आप? इतने तो विद्वान बनते हो, पूरा प्रदेश आपको देख रहा है, और मैं समय ज्यादा हो रहा है। जनता अब पार्टी वैसे को भी भी संज्ञान विषयांतर हो लेना गया, चाहिए। अब रुक जाइए, वैसे विषयांतर हो गया। जनता पार्टी को भी संज्ञान लेना चाहिए। एक सेकंड रावल साहब, 30 सेकंड लीजिएगा बस। अब ये व्यक्ति घंटों घंटों इंतजार करा करता था धूप में माला लेकर मेरा। चलिए छोड़ दीजिए, नहीं ये सब बातें नहीं। मेरी गाड़ी आती थी, मुझे तुम्हारे से तो कभी, चलो कोई बात नहीं, मैं तो आज जोड़ता हूँ, मैं तो आज भी आपसे छोटा हूँ, इतना विद्वान नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, आप प्रोफेसर कहते हो, और मैंने कभी आज तक सड़क पर आपसे कभी इतना तो, चलिए छोड़ दीजिए, विषय इधर से उधर हो गया, मुझे इस पर बात ही नहीं करनी है, प्लीज नहीं, छोड़ दीजिए। योगेश भाई मुझे बताइए, सिंबल पे लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, आपका चैनल इन्हें अगर प्रोफेसर दिखाता है तो इसका सबूत देना अरे पड़ेगा। आप कोर्ट में आप बोलिए कि वो नहीं लगा सकते। ईवीएम का भी सबूत वो बोल ही नहीं रहे। सेना के अरे आप प्रोफेसर वो नहीं लगा सकते, ठीक है ना? और प्रोफेसर कैसे बना जाता है? और आप इतना बड़ा चैनल इनको प्रोफेसर दिखा रहा है इनके नाम के साथ, मुझे मेरी आपत्ति है। और मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी ये मैं एक मांग करता हूँ, ये नकली प्रोफेसर से वो अपनी खुद इंसल्ट करवा रही है पार्टी, इस पे संज्ञान ले। ये नकली प्रोफेसर रुक जाइए, पूरी डिबेट पर्सनल बना दी गई है। योगेश जी मुझे बताएं, आप सिंबल पे लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं? ये आपका चुनाव दर चुनाव मुंह काला, आप जवाब दीजिए प्रोफेसर, नकली प्रोफेसर जवाब दे। चर्चा कहीं और चली गई है जी, कल और इसको आगे बढ़ाएंगे तो और बात करेंगे, समय हो गया ना सर। नहीं, मैं ऐसे समय नहीं खींच सकता ना। जब तक ऑथेंटिक इनका सबूत ना आए, प्रोफेसर शब्द इनके नाम के साथ नहीं मतलब लगाना अब हमें चाहिए। प्रवक्ताओं के बिठाने से पहले उनकी डिग्री मंगानी पड़ेगी। क्या काम करवा रहे हैं आप हमसे? चलिए बिल्कुल, मैं ये डिग्री नहीं, इनका एक्सपीरियंस, और ये दे कहाँ ये प्रोफेसर है, माफ ये कीजिए। सबूत चलिए, है। निकाय चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी होगी, लेकिन उस व्यक्तिगत ना हो तो ज्यादा बेहतर है। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।